राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइजर्स ऑफ गेट एंड ईएससी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर हर वीडियो के बाद में एक शीट को अपलोड किया जाता है। अगर आप उस शीट को लगा लेंगे तो आपको वो वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देर न करते हुए हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डाइस फेंकने का, मतलब डाइस थ्रो का एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके सैंपल स्पेस क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। सिंगल डाइस हम फेंक रहे हैं, 1 डाइस थ्रो का हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सैंपल क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं एक इवेंट बोलना हूँ कि जब मैं डाइस को फेंकूंगा तो नंबर हमारा जो ऊपर आएगा वो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ठीक है, इवेंट में बोल रहा हूँ कि डाइस विल शो एन इवन नंबर। थ्रो करने के बाद में डाइस जो है एक इवन नंबर को शो करेगा। ठीक, अब इस इवेंट की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस इवेंट की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, ओके। मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो डाइस विल शो एन इवन नंबर वाला जो ये इवेंट है उसको मैं एक फंक्शन x से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो डाइस जो है हमारा इवन नंबर शो करेगा, मैं उसको एक फंक्शन x से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे दोस्त? px से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालेंगे? px की, और वो एक हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, वो एक हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो अपना क्या हुआ? x हमारा क्या हुआ? एक प्रकार का फंक्शन हुआ और px उस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ये जो हम एक इवेंट को, एक एक्सपेरिमेंट के एक इवेंट को हम जो है एक क्या बोलते हैं फंक्शन बना रहे हैं, यही फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? रैंडम वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, यही फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? रैंडम वेरिएबल कहलाता है। कोई भी इवेंट ले लिया, जैसे मान लो कि हम उसको थ्रो करने का हम इवॉल लेते हैं अपना कि हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। ठीक, 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो इसके कितने वो होंगे, क्या कहते हैं अपना आउटकम? टेल्स टेल्स, हेड टेल्स, टेल्स हेड और हेड हेड। ठीक है, यही सारे अपने क्या होंगे? ये सारे क्या हो जाएंगे? अपने सैंपल स्पेस हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? सैंपल स्पेस हो जाएंगे। अब मैं एक इसमें एक इवेंट बोलना हूँ कि जब कॉइन टॉस होंगे तो मुझे बताओ नंबर ऑफ हेड्स का इवेंट क्या होगा। तो मैं इस नंबर ऑफ हेड्स आने वाले इवेंट को मैं क्या कर दे रहा हूँ? एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। यही फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? अपना रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यही फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? रैंडम वेरिएबल। तो अब इसकी ज़रूरत कहाँ से आई? हम तो ये सब एक एक एग्जांपल हमने लिया है। देखो डाइस का लिया है, ये तो आप सिंपली एक वर्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हमें उनकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। ठीक है ना, हमें उनकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। तो हम क्या करते हैं? उस एक्सपेरिमेंट के इवेंट को हम उस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम उस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड करते हैं। तो वो जो फंक्शन होता है, उसी फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल। वो जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल। ठीक है, चलो इसकी थोड़ी अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है कि इट इज़ अ
रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट में ही वो अपना रैंडम वेरिएबल डिफाइन होता है। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाता। अरे भाई दोस्त 1 2 3 4 5 6, ठीक, मैंने पूछा कि मैं एक इवेंट कर रख रहा हूँ कि बताओ दो आने की, दो आएगा, जब डाइस रुकेगा तो अपना 2 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैं इस इवेंट को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ किससे, एक्स से, एक्स रैंडम वेरिएबल से। तो देखो दो है ना, सैंपल स्पेस में दो मौजूद है ना, जब हम डाई को फेंकेंगे तो डाइस में दो आता है ना कि नहीं आता है, तो दो आया अपना। जब दो आया तो फिर रैंडम वेरिएबल हमारा क्या हुआ, इसी सैंपल स्पेस में डिफाइंड है। अगर मैं 7 बोल दूँ, बताओ 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या 7 सैंपल स्पेस में है, नहीं है। तो ये जो है हम इसको रैंडम वेरिएबल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सैंपल स्पेस के जो लिमिट है सैंपल स्पेस की उससे बाहर चला जा रहा है, तो इसलिए वो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमेशा जो रैंडम वेरिएबल होता है वो हमेशा एक सैंपल स्पेस के उसमें ही डिफाइंड होता है। ठीक, तो ये था हमारा रैंडम वेरिएबल। ओके, अच्छा अब देखो, अब रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे कि रैंडम वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। रैंडम वेरिएबल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक रैंडम वेरिएबल होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और एक रैंडम वेरिएबल होता है हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन आता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अरे दोस्त रैंडम वेरिएबल क्या है, हमारा एक फंक्शन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक फंक्शन ही तो होगी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी का होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और इसको हम लोग कहते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी के फंक्शन को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि काउंटेबल वैल्यूज इसमें ली जाती है। ठीक है, काउंटेबल वैल्यूज इसमें ली सकते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हो। काउंट मतलब कि जैसे मान लो कि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कितने 1 नहीं, कॉइन को नहीं, डाइस वाला चलो लेते 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, अच्छा क्या हमको ये पता है कि 1.1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या 1.1 कभी डाइस में आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या 2.3 कभी डाइस में आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या 4.9 डाइस में आ सकता है? नहीं आ सकता है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है ना, तो हमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तब बनता है जब जो है हमको उसके बीच के नंबर्स की वैल्यू पता ही नहीं होती। 1 और 2 के बीच में कौन से नंबर होंगे? डेसिमल के नंबर होंगे। क्या हमको बीच के डेसिमल के नंबर की प्रोबेबिलिटी पता है? अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे, नहीं पता है। हमें 1 की पता है, हमें 2 की पता है, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 इन सब की हमको प्रोबेबिलिटी नहीं पता है। तो ऐसे नंबर जिनको हम सिर्फ, जिनके जो काउंटेबल वैल्यूज होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके जब हमको निकालना होता है तो हम जो है किसके तरफ जाते हैं? वो जो रैंडम वेरिएबल उस समय होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब होता है कि एक हम लोग लिमिट में फाइंड कर रहे हैं, मतलब 4 से लेके 5 के बीच में। ठीक, 4 से लेके 5 के बीच में। तो मैं कह रहा हूँ कि एक 4 और 5 एक इंटरवल है, तो इन दोनों इंटरवल के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं हम उनको सबकी प्रोबेबिलिटी हमको पता है, मतलब हम फाइंड कर लेंगे उनके सबके बीच की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। तो 4 और 5 के बीच में तो अनगिनत नंबर आते हैं भाई। देख, एक आएगा 4.1 4.2
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि अनगिनत नंबर आते हैं, तो अब 4.1 और 4.2 के बीच बीच में तो नंबर आएंगे। एक आएगा 4.11, फिर 4.12, फिर 4.13, फिर 4.14, 4.15 ऐसे करके आएंगे। फिर 4.11 और 4.12 के बीच में भी तो नंबर आएगा, फिर वो आएगा, फिर और आएंगे, फिर ऐसे ही और आते जाएंगे। तो सबके बीच में ये तो भाई अनगिनत नंबर हो गए, तो हम काउंट नहीं कर सकते, ये तो हम काउंट नहीं कर सकते। तो जब कहीं भी हम लोग का ऐसा कहीं सीन आ जाता है और हमें पता है कि भाई वहाँ पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, वहाँ पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, वहाँ पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन हमको पता है कि यार दो चीज़ के बीच में एक इंटरवल है, तो कहीं पे भी हम इंटरवल में अगर हम फाइंड करें तो हमें सारे चीज़ों की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। ऐसा कोई अगर फंक्शन बनता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वो अपना ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहेंगे, हमको सारे पॉइंट्स पे पता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमको मिल जाएगी, बट कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, दो इंटरवल के बीच में कैलकुलेट करते हैं। तो दो इंटरवल के बीच में आप जब भी कैलकुलेट कर लोगे तो वहाँ पे समझ जाना कि वहाँ पे कौन सा रैंडम वेरिएबल होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम अच्छे से अंग्रेजी में लिख लेते हैं। ओके, तो हम पहले लिखेंगे डिस्क्रीट और रैंडम वेरिएबल को, ये हो जाएगा इट टेक्स काउंटेबल वैल्यूज, इट टेक्स काउंटेबल वैल्यूज। ठीक है, एंड सेकेंड probability are given by probability mass function। ठीक है, और जितने भी प्रोबेबिलिटीज होंगी इनकी, मतलब टोटल जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। उसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अरे जैसे कि मान लो ये था अपना, ठीक, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हम डाइस को थ्रो किए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। ठीक है, तो ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, Px1, इसको हम लिख सकते हैं Px2, इसको लिख सकते हैं Px3, इसको लिख सकते हैं, ऐसे करके सबको लिख सकते हैं। तो सबका जब हम समीशन कर देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, चलो x की एक वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी है, x की दूसरी वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी है, x की तीसरी वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी है, तो x के डिफरेंट वैल्यूज पे जो प्रोबेबिलिटी आई है उनको जब आप सम अप करेंगे तो अपना क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। ओके, इतनी बात समझ गए। चलो अब हम लोग बात करेंगे ओए काउंटेबल तो हो गया ना, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि इसमें जो वैल्यू होती है वो हम लोग एक इंटरवल में लेते हैं। इट टेक्स वैल्यूज इन एन इंटरवल, इसमें जो वैल्यू होती है उसको हम लोग किसमें लेते हैं, इंटरवल में लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रोबेबिलिटी जो दी होती है वो कैसे दी होती है, प्रोबेबिलिटी is given by probability density function। कैसे दी होती है ये, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के द्वारा दी होती है। और इसमें क्या होता है कि हमारा -∞ से इन्फिनिटी के बीच में अगर हम फंक्शन का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका जो वो जवाब आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, -∞ से भाई लिमिट तो कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, लिमिट तो कुछ भी हो सकती है। अब जो हमको क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, बट ये किसी के ऊपर डिफाइन नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 के बीच में होता है, ऐसी बात नहीं। ये
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू हो, अगर आप उसका जो है एफ एक्स निकालोगे, एफ एक्स डी एक्स कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गया आप। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इसका खूब अच्छे से वो आएगा। ठीक है ना, खूब अच्छे से आएगा। बस आप अभी जान लो कि कंटिन्यूस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, और उनके प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे लिखा जाता है, उनका सम कैसे होता है, और कंटिन्यूस में उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। बस यही चीज़ जानने वाली है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक, और एक ये इम्पॉर्टेंट है अपने गेट एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इन्हीं दोनों पे सवाल आते हैं, बस ये आपको दोनों पता है, इन्हीं दोनों पे सवाल आते हैं। बस आपको इसके ऊपर सवाल कर देना। ये सब तो चलो जानकारी के लिए पता होना चाहिए, बट जो मेन यूसेज है एग्ज़ाम में वो इन्हीं दोनों का है। इसको भी डब्बे में कर लो। ये सम ऑफ पी एक्स इक्वल टू 1 इन दोनों का ही है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मीन और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बारे में। ठीक है, मीन को मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। ओके, मीन को मैथमेटिकल अगर हम जो है नहीं मीन को नहीं, रैंडम वेरिएबल के मीन को हम लोग मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। हाँ, तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, RV का मतलब रैंडम वेरिएबल है। ठीक, तो अगर हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट है, तो वो उसका मीन कैसे निकालोगे, x इंटू पी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x इज डिस्क्रीट। अगर डिस्क्रीट है, हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो उसका जो सम होगा, वो मीन होगा, वो ऐसे निकलेगा। और अगर हमारा x कंटिन्यूअस है, तो उसका कैसे निकलेगा, इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, अगर x कंटिन्यूअस है। ठीक, अगर x डिस्क्रीट है तो मीन ऐसे निकलेगा, अगर x कंटिन्यूअस है तो मीन ऐसे निकलेगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो एक एक इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लो, एक एक प्रॉपर्टी पढ़ लो। अभी है मतलब लाइन में चल रहा तो पढ़ ही लो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, अगर मान लो कि एक कोई कांस्टेंट है c, उसका आपको मीन निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, वो उस कांस्टेंट के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अगर एक कोई कांस्टेंट है c, उसका आपको मीन निकालना है, तो उसका मीन उस कांस्टेंट के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो वेयर c इज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, सेकंड, अगर रैंडम वेरिएबल हमारा किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद में हमको उसका मीन निकालना है, तो वो बराबर हो जाएगा c इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल के। मतलब उस कांस्टेंट, पहले हम उसका रैंडम वेरिएबल का मीन निकालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, उसके बाद उसको हम उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, इफ x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल्स, देन expectation of x plus y will be equal to expectation of x plus expectation of y। x plus y का सम करो, फिर आप उसका एक्सपेक्टेशन निकालो, वो बराबर हो जाएगा इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन के, इंडिविजुअल मीन के सम के बराबर होगा। ठीक, ये हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर x एंड y आर टू, चलो अब लिख ही दिया है तो फिर क्या करें, अपना इसी में ऐड करा देते। तो x इंटू वाई का जब आप करके जब आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे, वो बराबर हो जाएगा इंटू ई वाई के। ठीक, ओके, चलो अब जरा हम बात करेंगे किसके, वेरिएंस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस क्या होता है, आ जाओ वेरिएंस के बारे में बात करते हैं। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो वेरिएंस अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो ई ऑफ एक्स तो अपन ने निकालना पता है, अब ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो देखो जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि एक्स हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, एक्स हमारा कंटिन्यूअस है, तो हम क्या कर रहे थे, ई ऑफ प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे थे इसकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स करके, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकाल लेते, सॉरी सिर्फ एफ एक्स का इंटीग्रेशन करके निकाल लेते। फिर एक्सपेक्टेशन हम सिर्फ इसकी कैसे निकाल लेते, एक बार एक्स से मल्टीप्लाई कर ले रहे थे, तो मीन हम कैसे निकाल रहे थे, एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट कर दे रहे थे, ठीक है। तो हमको अगर ई एक्स स्क्वायर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अपना ई एक्स स्क्वायर निकल आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, तो अपना क्या निकल आएगा दोस्त, वेरिएंस निकल आएगा। क्या निकल आएगा, अपना वेरिएंस निकल आएगा, ठीक है। और वेरिएंस का मतलब पता है आपको, वेरिएंस का मतलब होता है कि कितना चेंज आ रहा है, हाउ मच चेंज इज कमिंग, ठीक है, हाउ मच चेंज इज कमिंग, उस चेंज का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं, ठीक है। उसी के मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है हमारा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो पहले आप वेरिएंस निकाल लो, उसके बाद उसका अंडर रूट कर दो, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई? अभी बस फॉर्मूला देख लो, फिर अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें एप्लीकेशन करके देखेंगे तो आपको और समझ में आने लगेगा, ओके। अब सब एक साथ में है तो मैंने कहा एक साथ ही करा दूँ, क्या मैं अलग अलग करवाऊँ उसमें, फिर वो सही नहीं लगा मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एक साथ ही करवा देता हूँ, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लो कि इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, देन सबसे पहला वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई के, ठीक है। सेकेंड, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक। और कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई ये बराबर हो जाता है 0 के, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई ये बराबर हो जाता है 0 के। इसका मतलब है कोवेरिएंस, ठीक है, इसका मतलब है कोवेरिएंस। और कोवेरिएंस हमारा होता क्या है, किसी भी दो चीज़ों के बीच में ये क्या बताता है, रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है ना। किसी दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो कैसे रिलेशनशिप में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में ये बताता है अपने को कोवेरिएंस, ठीक है ना। कितना रिलेशनशिप है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन अपने को कोवेरिएंस से देता है, ठीक, ओके। स्टैटिस्टिक्स में और प्रोबेबिलिटी वगैरह में कोवेरिएंस का मतलब ये होता है, बाकी किसी जगह पे अप्लाई नहीं कर देना, इसमें बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। इतनी बात हो गई। और एक चीज़ और होती है कि वेरिएंस हमेशा जो आएगा वो आएगा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। किसी भी चीज़ का जो वेरिएंस आप निकालोगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर आएगा, ठीक है। इससे कभी मतलब कि नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 या पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप? चलो एक चीज़ और समझ लो, बस एक चीज़ और समझ लो। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन, ठीक है। ये है हमारा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, सिग्मा से, और मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग न्यू से, ठीक। तो ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन के बराबर, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ गए आप? इतनी बात समझ गए? तो आ जाओ अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आओ सबसे पहला क्वेश्चन,
बोल रहा है कि इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स ऑन अ हाईवे इज 8.8 किलोमीटर पर आवर एंड मीन स्पीड ऑफ द व्हीकल्स इज 33 किलोमीटर पर आवर, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन स्पीड इज। अभी अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हम लोग, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को कितना दिया हुआ है? 8.8 और मीन अपने को कितना दिया हुआ है? 33। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2666। ठीक है, ये आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है, द रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज 1 2 3 विद प्रोबेबिलिटीज 2 + 5p अपॉन 5, 1 + 3p अपॉन 5 एंड 1.5 + 2p अपॉन 5 रिस्पेक्टिवली। द वैल्यूज ऑफ p एंड ex आर रिस्पेक्टिवली। हमको क्या निकालना है? p माने जो इसमें p दिया हुआ है वो, p माने प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसे लिखी हुई है, ठीक है ना, हमको सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है तो वो हो गया। और हमको क्या निकालना है? ex मतलब मीन निकालना है। ठीक है, अब देखो ये कैसा रैंडम वेरिएबल है? क्या ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है या फिर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है? ये कैसा रैंडम वेरिएबल है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि इसमें हम काउंटेबल वैल्यूज को ले रहे हैं 1 2 3। काउंटेबल वैल्यूज को ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अगर हमको डिस्क्रीट वो कंटिन्यूअस दिया होता तो कुछ ना कुछ हमको ऐसे इंटरवल के फॉर्म में लिखा होता है, कि जैसे 2 से 1 के बीच में, ठीक है, ऐसे करके हमको इंटरवल के फॉर्म में लिखा होता था। लेकिन इंटरवल के फॉर्म में तो लिखा नहीं है, काउंटेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि x हमारा क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो हम लोग इसको x को कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी x की प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सब का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। जितने भी x की प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सब का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे। चलो एक हमने टेबल बना लिया, ठीक, एक हमने क्या किया? टेबल बना लिया। यहाँ पे रखा हमने x को, यहाँ पे उस x की प्रोबेबिलिटी रखी। तो जब x 1 है तो अपने पास में प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्त? 2 + 5p/5। अगर हमारी x 2 है तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 1 + 3p/5। और अगर हमारी x 3 है तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? /5। ठीक है, इसके बराबर है। तो कितनी प्रोबेबिलिटीज है? 3 प्रोबेबिलिटीज है। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इन तीनों प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? मैं इसको बोल रहा हूँ x1, मैं इसको बोल रहा हूँ x2, मैं इसको बोल रहा हूँ x3। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? px1, px2 और px3, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्त? इन सब का सम किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटीज की जो सम होती है वो इसके बराबर होती है 1 के। तो आप सबको क्या करो? प्लस कर दो, /5 + 1 + 3p/5 + 1.5 + 2p/5 = 1। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया? 5, ठीक है, इनको सबको जोड़ दो तो हो जाएगा 2 + 1 + 1.5 + 5p + 3p + 2p = 1। तो ये हो जाएगा दोस्त 3 + 1.5 4.5, 4.5 + 8 + 2 10p upon 5 = 1. So 10p will be equal to 5. So 10p will be equal to 5 minus 4.5. 10p will be equal to 0.5. तो p will be equal to 0.5/10 मतलब 0.05। तो p किसके बराबर आया दोस्त? 0.05 के बराबर आया। ठीक है, 0.05 के बराबर आया। ओके, p आया हमारा 0.05 के बराबर आया।
अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वो सॉरी एक्स की नहीं ई एक्स की, मतलब हमको मीन निकालना है। ठीक है, अब हमको जब पी की वैल्यू पता चल गई है, जब हमको पी की वैल्यू पता चल गई है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस में हम लोग पी की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, कैसे था, एक्स इंटू पी एक्स। ये किसके केस में था, ये मीन ई एक्स की वैल्यू, जब हमारा एक्स क्या था, कंटिन्यूअस वेरिएबल था, है ना, कंटिन्यूअस वेरिएबल था, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल था, CRV सॉरी, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ये था, है ना, ये था। तो क्या हो जाएगा, ये x1 इंटू पी एक्स वन प्लस सॉरी x2 इंटू पी एक्स टू प्लस x3 इंटू पी एक्स थ्री, इसके बराबर हो जाएगा अपना क्या, ex। तो x1 अपना क्या है, x1 क्या है हमारा 1 है, मल्टीप्लाइड बाय पी एक्स1 क्या था हमारा 2 प्लस 5p बाय 5, है ना, प्लस ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3p बाय 5, है ना, प्लस 3 इंटू 1.5 प्लस 2p बाय 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब p की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, p की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, क्या है 0.05। तो हम सबको इसमें रख देंगे, इसमें हम सबको रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0.05 अपॉन 5। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0.05 बाय 5। ओके, और प्लस 3 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 0.05, ये यहाँ पे प्लस है 0.5 अपॉन में 5। ओके, यहाँ पे हमने रख दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपना जो EX है वो बराबर आ जाएगा आपके 1.87 के। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो EX हमारा बराबर आ जाएगा 1.87 के। ठीक है, इतनी बात समझे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि x हमारा कैसा है, रैंडम वेरिएबल कौन से टाइप का है। हमको पता लगा कि कंटिन्यूअस टाइप का, वो काउंटेबल टाइप का। ठीक है, तो काउंटेबल का हमको पता था कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ x विल बी इक्वल टू 1। तो हमने सबका सम किया, वहाँ से हमने p की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने क्या किया, EX हमको पता था कैसे हम निकालते थे, सम ऑफ x इंटू पी एक्स। फिर सबको ऐसे लिखा, फिर इसमें p की वैल्यू को पुट कर दिया जो कि हम निकाल चुके थे। फिर हमने फाइनल EX निकाल लिया 1.87। ओके, समझ में आई इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, तो दोस्तों अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें बोल रहा है कि अपने को एक फंक्शन दे दिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी है जो कि है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एक रैंडम वेरिएबल x की ओवर द एंटायर एक्सिस x एक्सिस। m एंड n आर पॉजिटिव रियल नंबर। हमको बताना है m और n के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गेट के क्वेश्चन जो कि IIT बनाता है वो एकदम हर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ में बनाता है। अब देखो, हमको एक फंक्शन दे दिया, ठीक, हमको एक फंक्शन दे दिया, फंक्शन देख के ही पता चल रहा है कि ये कैसा फंक्शन होगा, PDF। मतलब x कैसा है हमारा, x कैसा है हमारा, x है हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। बट उन्होंने लिख दिया साफ साफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किस में होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में होता है। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में हमको पता चल गया और m और n की वैल्यू निकालनी। और हमको पता है दोस्त कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अगर होता है तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, fx dx माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 के बराबर रखेंगे, m और n के बीच में अपने को रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, fx हमारा यही px ही है, px और fx दोनों बराबर है, px और fx दोनों बराबर है। मैं लिखना भूल गया, मैंने fx लिख दिया उसकी जगह पे, बट इससे कंफ्यूज नहीं होना, px और fx बराबर है। fx हमारा वही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है हमारा fx। ठीक है, अच्छा चलो, इतनी बात समझ गए आप, इतनी बात समझ गए। तो जैसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिखा, अच्छा ये लगाएंगे तो m और n के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो चलो आ जाओ ये लगाते हैं, आओ लगाते हैं। चलो
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या है एफ एक्स, ये है, प्लस डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। हमको पता है ये बात, हमको ये बात पता है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा कैसा, इवन फंक्शन है। और हमको पता है कोई भी अगर फंक्शन हमारा इवन होता है, ठीक है, अगर ऐसे लिखा है और हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है, इवन है, इवन फंक्शन है, तो ये किस में बदल जाता है दोस्त, ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और हम इवन कैसे चेक करते हैं, हम इवन कैसे चेक करते हैं, देखो इवन ऐसे चेक करते हैं जहाँ पे एक्स एक्स दिया रहता है ना फंक्शन में, वहाँ पे क्या करो, नेगेटिव वैल्यू रख के देखो, उसकी माइनस करके देखो। तो इसमें तुम माइनस रखोगे, मॉड में माइनस रखोगे तो क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव ही निकल के आएगा। और पॉजिटिव में तुम रखोगे तो पॉजिटिव ही निकल के आएगा अपना। दोनों वैल्यू जब सेम आती है तो हम कहते हैं कि एफ एक्स हमारा कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। तो ये भी, इसमें भी आप वही काम करोगे, माइनस देखो रखा तो अपना एक्स ही आया, और एक्स जब रखा तो भी एक्स आया। यहीं पे अगर ऐसा होता कि माइनस एक्स रखते तो फिर माइनस आता, तो फिर हम कहते हैं ये ऑड है। इवन ऑड ऐसे ही चेक करते हैं दोस्त हम लोग, है ना, इवन ऑड ऐसे ही चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, हमने चेक किया तो पता चला कि ये तो इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी लगेगी तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to infinity मल्टीप्लाइड बाई 2 m of e माइनस 2 mod x प्लस n e माइनस 3 mod x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाली यहाँ पे कंडीशन रख जाएगी, ठीक। अब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m e की पावर माइनस 2x बाय माइनस 2 प्लस n e की पावर माइनस 3x बाय माइनस 3, 0 से इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। पुट करोगे जब तुम इसको पुट करोगे तो आएगा तुम्हारा m माइनस 2 0 माइनस 1, वैल्यू को पुट कर देना, ये हो जाएगा m माइनस 3, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अब तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m बाई 2 प्लस n बाई 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो तुम 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर, तो हो जाएगा 1 2n बाई 3 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ये अपना m और n के बीच में रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है। कुछ नहीं था इस सवाल में, बस यही था कि इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए था। सॉल्व करना अगर आपको प्रॉपर्टी पता है इवन ऑड वाली इंटीग्रेशन में, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पता है इवन ऑड वाली इंटीग्रेशन में, तो आप ये बड़े आराम से कर ले जाओगे। 12th में पढ़ा है, 12th में हमने पढ़ा हुआ है वो चीज़, ठीक है। आओ चलो अब आगे के सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें अपने को बोल दिया है कि एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है x, जो कि वैल्यू लेता है 1 से 5 के बीच में विद प्रोबेबिलिटी एज शोन इन द टेबल, ठीक है। x की 1 to 5 पे उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी हुई है। स्टूडेंट मीन कैलकुलेट करता है x का 3.5 और उसकी टीचर x की वेरिएंस कैलकुलेट करती है 1.5। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं क्या क्या है। स्टेटमेंट है ऑप्शन ए है हमारा कि स्टूडेंट, इसको यहां पे कर लो, स्टूडेंट हमारा करेक्ट है, टीचर हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि स्टूडेंट हमारा इनकरेक्ट है और टीचर हमारी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी है स्टूडेंट एंड टीचर, ये दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। और स्टूडेंट एंड टीचर ये दोनों क्या हैं, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टूडेंट करेक्ट है, टीचर इनकरेक्ट है, स्टूडेंट इनकरेक्ट है, टीचर करेक्ट है, स्टूडेंट एंड टीचर दोनों करेक्ट हैं और स्टूडेंट एंड टीचर दोनों इनकरेक्ट हैं। तो करेक्ट और इनकरेक्ट कैसे चेक करेंगे, हमको मीन निकालना पड़ेगा और वेरिएंस निकालना पड़ेगा, पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे।
तो जब भी हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो हम मीन कैसे निकालते हैं? मीन का फॉर्मूला क्या था दोस्त? मीन का फॉर्मूला था x इंटू पी एक्स, ये था ना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कितनी वैल्यू दी है अपने को कितनी वैल्यू दी है? अपने को 5 वैल्यू दिया है। तो ये क्या हो जाएगा अपना x1 p x1 प्लस x2 p x2 प्लस x3 p x3 x3 प्लस x4 p x4 प्लस x5 p x5। यही हो जाएगा ना एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन में सबकी वैल्यू को आप फिल कर दीजिए, है ना। सबकी वैल्यू को आप फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू 0.2 प्लस 3 इंटू 0.4 प्लस 4 इंटू 0.2 प्लस 5 इंटू 0.1। बार बार इसलिए देख रहा हूँ वहाँ पे उसमें, क्योंकि जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा वैल्यू लिख देखने के लिए। ठीक है, मुझे याद थोड़ी ना कोई वैल्यू, तो इसलिए मैं बार बार उसमें देख के क्वेश्चन में बार बार देख के लिख रहा था। क्वेश्चन कॉपी में लिखा हुआ है ना, वही देख रहा था मैं। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 0.1, ये आएगा 0.4, ये आएगा 1.2, ये आएगा 0.8 और ये आएगा 0.5। आंसर आएगा आपका दोस्त 3। तो मीन अपनी आ गई क्या? 3 आई। और स्टूडेंट ने कितनी मीन कैलकुलेट की थी? स्टूडेंट ने कैलकुलेट की थी 3.5। तो हमारा यहाँ से पता चल रहा है कि क्या है, स्टूडेंट हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, एस माने स्टूडेंट, आई माने इनकरेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट हमारा इनकरेक्ट है। एक आंसर निकला है। अब टीचर का जरा चेक करते हैं। टीचर के क्या था दोस्त? टीचर का क्या निकाल लिया टीचर? वेरियंस निकाल ली। तो वेरियंस कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? वेरियंस कैसे निकाल रहे हैं दोस्त? वेरियंस निकाल रहे हैं हम ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स इसका स्क्वायर, मतलब मीन ई ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर पे निकाल ली, माइनस मीन का स्क्वायर करेंगे तो हम जो है वेरियंस निकल आएगा। ई ऑफ एक्स तो अपना निकला हुआ है, बस इसका स्क्वायर करना है। तो इसको हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं, हमको इसको निकालना है। और इसको निकालना मैंने आपको बताया दोस्त, ये निकलता है हमारा, ये निकलेगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स हो जाएगा। ये ई एक्स क्या था? सम ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। ठीक है, तो चलो इसको निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा अपना x1 का स्क्वायर इंटू पी x1 प्लस यार इसको ऐसे करो, प्लस x2 का स्क्वायर इंटू पी x2 प्लस x3 का स्क्वायर इंटू पी x3 प्लस x4 का स्क्वायर इंटू पी x4 प्लस x5 का स्क्वायर इंटू पी x5। ये होगा ना दोस्त, ये होगा अपना आंसर, है ना, ये होगा। तो बस इसमें अपनी वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.1। ठीक है, फिर दूसरा था 2 था वैल्यू ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। अरे यार लिख लो यहाँ पे, चलो 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 0.2। फिर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 0.2। फिर हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 0.1। ठीक है, तो इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.2, फिर ये हो जाएगा 9 इंटू 0.4, फिर ये हो जाएगा 16 इंटू 0.2, फिर ये हो जाएगा 25 इंटू 0.1। तो ये हो जाएगा दोस्त आंसर आपका 10.2। ये अपना क्या निकला? ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वेरिएंस क्या होता है अपना? वेरिएंस होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू है 10.2, इसकी वैल्यू है 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो 10.2 माइनस 9 ये आएगा अपना निकल के 1.2। और टीचर ने कितना कैलकुलेट किया है दोस्त अपना? टीचर ने कितना कैलकुलेट किया? टीचर ने कैलकुलेट किया 1.5। तो टीचर भी अपनी क्या हुई? टीचर का भी जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? गलत हो गया। टीचर ने जो वेरिएंस कैलकुलेट किया है वो गलत कैलकुलेट किया। ठीक है, तो टीचर भी क्या हुई? इनकरेक्ट हो गए। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्त? बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो गया। ठीक है, ऐसे करना था इसको, इस सवाल को ऐसे करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है सच दैट फंक्शन एफ एक्स इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइंड बिटवीन 1 एंड x2। ठीक है, अच्छा 1 एंड 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो लिमिट है 1 एंड 2, इसी पे ही अपना फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिफाइंड है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होगी, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी वैल्यू होगी 1 और 2 के बीच में, उसके अलावा 1 के बाहर और 2 के बाहर कुछ भी वैल्यू होगी, मतलब इसके बाहर, ठीक है ना, ये अपनी मान लो नंबर लाइन है, ये अपनी नंबर लाइन है, तो ये है 1 और ये है 2, तो इसके और इसके बीच में रेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेड से, तो इसके और इसके बीच में जो अपनी है, बस इसी में अपना एफ एक्स जो है वो क्या है, एफ एक्स अपना क्या है वो डिफाइंड है, जो उसकी वैल्यू है वो दी हुई है। ठीक है, अगर तुम यहाँ चले जाओगे और यहाँ चले जाओगे तो यहाँ इधर उधर चाहे जितना तुम दूर चले जाओ, इतना भी दूर चले जाओ, यहाँ सब पे क्या वैल्यू है, एफ एक्स की 0 वैल्यू है, एफ एक्स की क्या वैल्यू है, 0 वैल्यू है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है दोस्त, वो क्या बोल रहा है दोस्त, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि हमारा लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमको पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, और ये बराबर होता है 1। ठीक है, ये बराबर होता है किसके, 1 में, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जो अपने क्वेश्चन में एफ एक्स दिया है, उसमें जो एफ एक्स है वो डिफाइंड है सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 2 के बीच में, बाकी जितनी भी वैल्यूज है उस पर क्या है वो 0 है। तो हम इसको ऐसे बांट के लिख सकते हैं, देखो एक हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक, फिर हमको यहाँ पे भी पता है इस लिमिट के बीच में भी एफ एक्स डिफाइंड है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, फिर हम इसको लिख देंगे ऐसे 2 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे लिमिट बांटना तो आती होगी ना। ठीक है, चलो, तो इस पे ये 0 है और इसकी वैल्यू भी अपनी 0 है, क्योंकि एफ एक्स 0 है और इस पे भी एफ एक्स 0 है। एफ एक्स सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड कहाँ पे है, 1 से 2 के बीच में, तो हम इसको रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसको रखेंगे, यहाँ पे इसको रख दो आप, तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 के बराबर हो जाएगा। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्या दिया है अपना एफ एक्स दिया है 1 से 2 लैम्डा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, जस्ट अ मिनट, 2 माइनस एक्स है ना, सॉरी 2 माइनस एक्स ही है ना दोस्त, 2 माइनस एक्स है। ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू 1, थोड़ा सा इसको और करते हैं, तो हो जाएगा क्या, 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, लैम्डा को बाहर ही रखो, डी एक्स इज इक्वल टू 1, यही खुलेगा ना, खुल के यही बनेगा अपना माइनस, हाँ ठीक है, चलो ये बन गया अपना। फिर आप इसको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे करना है क्या, इंटीग्रेट, तो इसको करोगे तुम तो आएगा माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x, लिमिट लग जाएगी 1 से 2 इज इक्वल टू 1, लिमिट लगाओगे दोस्त तो ये हो जाएगा लैम्डा, यहाँ रखोगे माइनस 2 क्यूब बाय 3 प्लस 3 2 का स्क्वायर इंटू में अपॉन में 2 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा ये माइनस 1 का क्यूब बाय 3 प्लस में 3 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 के बराबर हो जाएगा। इसको तुम और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 8 बाय 3 माइनस 8 बाय 3 प्लस 3 इंटू ये 2 तो 2 कट जाएगा अपना, तो हो जाएगा 3 2 6, हो जाएगा माइनस 4। ओके, और ये हो जाएगा माइनस में माइनस 1 बाय 3 प्लस 3 बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस 2, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा
इसको लिखोगे -8/3 प्लस 1/3, है ना। फिर ये हो जाएगा अपना, छोड़ो, ये हो जाएगा -8/3, ये हो जाएगा +2, फिर हो जाएगा +1/3 -3/2 और +2, ये हो जाएगा 1। ये दोनों मिलके हो जाएंगे 4। तो लैम्डा ये हो जाएगा, इसको 3 ले लोगे तो इधर हो जाएगा -8 + 1, ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा लैम्डा -7/3 -3/2 + 4 1। तो लैम्डा 6 -14 -9 + 4 = 1। तो और तुम इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -23/6 + 4 = 1। तो ये हो जाएगा -23 + 24/6 = 1। तो लैम्डा अपना क्या आया दोस्त, लैम्डा 1/6 = 1। तो लैम्डा क्या आ जाएगा 6, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो ऐसा कोई सवाल आए तो आपको उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, जो आपको लिमिट दी है बस उसी के बीच की लिमिट में वो f(x) डिफाइन होगा, बाकी सारी जो भी लिमिट होगी उस पर f(x) का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ वही लिमिट लेनी है। ठीक है, वही वाली लिमिट लेनी है, बाकी लिमिट से आपको कोई मतलब नहीं है। ओके, बाकी लिमिट से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक, समझ गए इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यार इसका जो आंसर है ना वो मैं तुमको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शन की ज़रूरत होती है इस सवाल को करने में। ऑप्शन इसका है नहीं अपने पास में, तो इसका वो देख लो। देखो ये सॉल्व ऐसे होगा कि अपना जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस वो किसके बराबर होता है, >= 0। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, -ऑफ, ठीक है, ये बराबर होता है, ये भी हो जाएगा >= 0। तो E(x²) जो होगा वो बड़ा हो जाएगा हमारा इसके स्क्वायर के, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा हो जाएगा। अपना यही आंसर था, आंसर यही था। तो अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं पे दिख जाए तो उसको ऐसे सॉल्व किया गया है, मतलब प्रीवियस ईयर का भी लगा रहे हो तो आपको दिखाई दे जाए, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये दिखाई दे जाए तो दोस्त आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे। मेरे पास में यार पूरा था नहीं क्वेश्चन, तो इसने मैंने इतना इसमें डाल दिया था। ओके, ऐसे सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मेरे से आप देख लेना इसको, क्योंकि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ जब ऑप्शन नहीं है अपने पास में। ऑप्शन होता तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, है ना, पूरा क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, इसे देखते हैं, इसको देखते हैं, देखो, let x be a random variable which is uniformly selected from the set of positive odd numbers less than 100. The expectation x, that is e of x is, मतलब मीन निकालना है अपने को। ठीक है, गुड। क्या कह रहा है कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं उनके सेट में से अपने रैंडम वेरिएबल को डिफाइंड किया गया है। ठीक है, तो 1 से 100 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, और आखिरी नंबर आएगा आपका 99। आखिरी नंबर आपका क्या आएगा, आखिरी नंबर आएगा आपका 99 आएगा। ठीक है, आखिरी नंबर आपका 99 आएगा कि नहीं आएगा, 99 आएगा। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको जो अगर x अपना डिफाइंड है वो किस पे डिफाइंड है, x की जो वैल्यू है वो क्या क्या है अपनी। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो अपनी क्या क्या है, ये है x और ये है उसकी प्रोबेबिलिटी। x की जो वैल्यू है वो क्या क्या है, ये है 1। ठीक, अगला है 2, अगला 2 कहाँ होगा, अगली वैल्यू आएगी 3x की, फिर आएगी 5, फिर आएगी 7, फिर डैश डैश डैश, फिर लास्ट में आ जाएगी 99। ठीक है, फिर 99। तो दोस्त ये बताओ कि 1 से 99 के बीच में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हमको सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि 1 आने की, तभी तो हम प्रोबेबिलिटी लिख पाएंगे।
तो वो करने के लिए हमको क्या फाइंड करना होगा, 1 से 99 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितने ऑड नंबर मौजूद हैं, अपने को वो निकालना होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या बना रहा है, एपी बना रहा है, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो हम एपी का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड नंबर्स फाइंड कर लेंगे 1 to 100 के बीच में, तो फाइंड कर लेंगे हम। लास्ट नंबर क्या है अपना, 99 है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 1 है। डिफरेंस क्या है दो नंबर के बीच में, 2 है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे एन का फॉर्मूला निकालने में। तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 98, 49, 49, एन हो जाएगा क्या, 50। एन क्या हो जाएगा, 50। तो टोटल 1 से 99 के बीच में कितने नंबर हैं, ऑड नंबर। 1 से 100 के बीच में 50 ऑड नंबर अपने पास में, 50 ऑड नंबर में, ठीक है। तो एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दोस्त, एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल है 50, एक तो एक ही है ना, दोबारा भी कहीं एक आ रहा है, दोबारा तो एक आएगा नहीं, एक तो एक ही बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 1/50। ऐसे ही 3 की भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/50, ऐसी 5 की भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/50, ऐसी 7 की भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/50 और 99 की भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/50। क्यों, एक ही एक बार आ रहे ना सब। अरे दोस्त डाइस थ्रो करते थे हम लोग, तो क्या होता था, 4, 5 और 6, टोटल कितने होते थे अपने, टोटल कितने नंबर है, 6। ये क्या है अपना टोटल, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 1/6। क्यों, 6 में से एक कितनी बार आएगा, एक ही बार तो आएगा, क्योंकि एक और पूरे डाइस में एक कितनी बार मौजूद है, एक ही बार तो आया है। 2 कितनी बार आया है, एक ही बार तो आया है। 3 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। जब सब एक एक बार आए तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6, इसकी भी 1/6, सबकी 1/6, सबकी 1/6। तो अब यहाँ पे 50 नंबर है और 50 नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक बार आ रहे हैं, तो सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/50, 1/50, 1/50, 1/50 सबकी प्रोबेबिलिटी अपनी हो गई। अब अपने को एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन निकालने का अपन को पता है फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेशन, जरा बताओ मुझे जल्दी से, कैसे निकालते हैं, सम ऑफ x इंटू पी एक्स, यही होता है जब अपना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ex इज इक्वल टू x1 px1 x3 px3 x5 px5, ऐसे करते करते x99 p x99, ये जुड़ेगा, ऐसे जुड़ जाएगा। सबको आप रख दो, x1 की जगह पे क्या आएगा 1, इसकी जगह पे आएगा 1/50, ठीक, फिर आएगा यहाँ पे 3, फिर 1/50, फिर 5 1/50। तो ऐसे ये अपना जो ये है ये पूरा चलता रहेगा और अंत में आ जाएगा 99 इंटू 1/50, ठीक। अब देखो दोस्त 1/50 पूरे में कॉमन है, मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, तो हम 1/50 को बाहर कॉमन ले लेंगे और ये बचाएगा 1 + 3 + 5 प्लस डैश 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 प्लस 99। क्या बचा अपने पास में 99। तो ये क्या है, एपी का सम है, निकालना है अपने को, बड़े आराम से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1/50 और इसको सॉल्व करना है अपने को। रुक जा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व करो, 1/50 को तुम अलग रखो। तो इसको हम क्या करेंगे, एक डब्बे में बंद कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इतने को सॉल्व कर रहा हूँ। एन कितना है दोस्त, 50 है। नंबर ए कितना है अपना, पहला टर्म क्या है 1 है, लास्ट टर्म क्या है 99 है, ठीक है। तो लास्ट टर्म और दिया होता है तो अपना जो फॉर्मूला होता है सम का एपी का, वो होता है n/2 इंटू ए प्लस an, ये होता है ना फॉर्मूला एपी का। अगर सम में पहला और लास्ट टर्म और जितने टर्म है वो दिए हैं, यहाँ जाएगा 50/2, पहला नंबर है 1, लास्ट नंबर है 99, तो यह जाएगा 50/2 इंटू 100, इसको भी काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 50, है ना। तो 50 इंटू 50, तो बाहर कितना था 1/50, अंदर कितना आया 50 इंटू 50। अरे इसका आंसर क्या आया 50 इंटू 50 आया, तो 1 कट जाएगा, आंसर कितना बचा 50। तो एक्सपेक्टेशन 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर थे उनकी एक्सपेक्टेशन क्या आई दोस्त,
50 आ गई, मतलब एक्सपेक्टेशन माने मीन उनका कितना आया 50 आया। ठीक है, मीन कितना आया 50 आया। हमने क्या किया, पहले 1 से 100 के बीच में सारे ऑड नंबर निकाले, फिर उन सब की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर काउंट किया कि कितने नंबर थे तो फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर एक्सपेक्टेशन निकाला, फिर उसके बाद अपने को सॉल्व करना था, सॉल्व कर लिया हमने। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पता था, पुट किया वैसे ही, उसके बाद हमने उसको एज इट इज़ सॉल्व कर लिया, एज इट इज़ हमने उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसको हम लोग लास्ट रखेंगे आज का, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। बोल रहा है कंसीडर अ डाई with the property that the probability of a face with n dot showing up is proportional to n. The probability of the face with 3 dots showing is, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है दोस्त, हमको पहले सवाल का मतलब समझो। बोल रहा है कि एक हमारे पास में एक डाई है, ठीक है, एक डाई है, तो अगर उस डाई पे 1 आएगा, ठीक है, 1 डॉट आएगा, मान लो 1 डॉट आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है k। अगर उस डाई पे 2 डॉट आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 2k। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है, ठीक है। अगर अपने पास में 3 डॉट आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 3k। ठीक है, तो अपने को बोला है कि 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, 3 की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करो कि 3 डॉट आएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ठीक है, ये अपने को बोला है। 4 डॉट देंगे दिए हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4k। अपने अब आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी तो अपने को दी हुई है दोस्त, दी तो है लेकिन k के फॉर्म में दी हुई है, दी तो है लेकिन k के फॉर्म में दी हुई है अपने को प्रोबेबिलिटी। पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर 3 डॉट आने की प्रोबेबिलिटी दी है 3k, k की वैल्यू को रख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे k की वैल्यू को, अपनी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो किस में आ जाएगी, नंबर में आ जाएगी। अपने को बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है 3 की वो किस में चाहिए, नंबर के फॉर्म में चाहिए, k को अपने को हटा देना है, तो बस वही करेंगे। तो k को पहले हटा दो, k को हटाएंगे हम ऐसे, कैसे हटाएंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी दिया है, डिस्क्रीट फंक्शन है, डिस्क्रीट फंक्शन का क्या होता है, ये हो जाता है ना, सारी प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 5k प्लस 6k इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 15 और 6 21। तो ये कितना टोटल हो गया 21k इज इक्वल टू 1। तो k कितना आ गया 1/21। अपने से पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालना है, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 3k, तो 3 इंटू 1/21 ये क्या हो जाएगा 7। 3k की 3 डॉट आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/7 आ गई, बस खत्म अपना। बस ये होना चाहिए कि अपने को प्रोसीजर पता होना चाहिए कि प्रोसीजर आखिरकार है क्या। अगर वो पता है तो आप फटाक से कर ले जाओगे। कॉन्सेप्ट पता था, बस इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। हम सीधे k की वैल्यू निकालते, फिर हम 3k निकाले। तो देखो थोड़ा सा घुमावदार है क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन अगर हल्का सा समझना पड़ेगा। अगर समझ में आ गया तो बस फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दिख जाएगा ये वे है हमारा, यहाँ पे पहुँचना आप फटाक से कर लोगे, कुछ वे में कोई परेशानी नहीं। बस अपने को ये पता लगाना निकालना क्या है, तो इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको यहीं पे एंड करते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है तो हम लोग उनको अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।